राधे राधे। अपन पढ़ रहे थे भाई बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ बेसिक कंसेप्ट्स अपन पढ़ रहे थे और इन बेसिक कंसेप्ट में अपन पढ़ रहे थे क्या, रासायनिक संयोग के नियम। क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक संयोग के नियम पढ़ रहे थे। उनमें से 3 नियम अपन ने पढ़ लिए, ठीक है। उन 3 नियमों के बाद अपन आज चौथा नियम ले रहे हैं भाई, ठीक है। चौथा नियम आज अपन लेते हैं। तुल्य अनुपात का नियम। अब देखो ये जो तुल्य अनुपात का नियम है, ये तुल्य अनुपात का नियम क्या है? पहली बात कि ये नियम दिया किसने था भाई? रिचर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है। और ये नियम है क्या? देखो मैं पहले नियम लिख दूं, उसके बाद बात करूंगा कि जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करें और आपस में भी संयोग करें तो इस संयोग में द्रव्यमानों का अनुपात समान या सरल गुणक होता है। ये नियम है कि जब 2 तत्व अलग अलग किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करें और आपस में भी संयोग करें तो इस संयोग में द्रव्यमानों का अनुपात समान या सरल गुणक होता है। मतलब समझ में नहीं आया? अपन एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इस नियम को समझते हैं भाई। एक एग्जाम्पल लेते, देखो अपन यहां, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ CH4 बनाता है, ये ऑक्सीजन इस C के साथ CO2 बनाता है। तो 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग संयोग कर रहे हैं, ठीक है, और आपस में भी संयोग कर रहे हैं। इस CH4 की बात कर रहा हूं, CH4 की बात कर रहा हूं। C+2H2 से CH4, कार्बन कितना? 12। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है 4। अब मैं बात करता हूं CO2 की, तो C+O2 से CO2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 32। तो इस संयोग में अपन हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात निकालते हैं। तो H व O के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा? इन दोनों की जो द्रव्यमान है उनका अनुपात होगा भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का कितना है? 4। ऑक्सीजन का कितना है? 32। 1:8। तो जब CH4 बन रहा है और CO2 बन रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होगा कितना? 1:8। ठीक है भाई। और अगर मान लो यहां मैं अब इस H2O में निकालूं तो 2H2 प्लस O2 से 2H2। अब ये जो संयोग है, इस संयोग में
इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात या तो यही रहेगा या सरल गुणक होगा। देखते हैं यही रहता है या सरल गुणक रहता है। यही रहता है तो भी नियम प्रूफ, ठीक है, और सरल गुणक होता है तब भी प्रूफ। तो देखते हैं, 4 हाइड्रोजन 4 अनुपात ऑक्सीजन कितना 32, 1:8। सही है भाई। तो ध्यान दें कि यहां पर 2 एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के साथ अलग अलग संयोग करें या आपस में भी संयोग करें, तो यहां पर इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान का जो अनुपात है वो यहां पर और यहां पर या तो सेम रहेगा या सरल गुणक होगा। ठीक है भाई, ये आपके पास है पहला, जो आज का पहला नियम है वो तुल्य अनुपात का नियम। आज का दूसरा नियम लेते हैं अपन, गे-लुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। ठीक है भाई, तो गे-लुसाक का जो आयतन संबंधी नियम है वो अपन यहां देखते हैं। देखो नाम से पता चल रहा है कि गे-लुसाक ने दिया था, और ये गे-लुसाक कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसीय विक्रियाओं में क्रियाकारक व उत्पाद का आयतन छोटी पूर्ण संख्याओं में होता है। क्रियाकारक व उत्पाद का आयतन छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है, ये नियम है भाई। अब इस नियम को एक एग्जांपल लेते हैं और फिर समझते हैं कि मतलब सिंपल सी बात है कि क्रियाकारक और उत्पाद के जो आयतन है ना वो सिंपल रेशो होंगे छोटी पूर्ण संख्याओं में। जैसे मान लीजिए मैं H2 + Cl2 से 2HCl बना रहा हूं, तो हाइड्रोजन का 1 यूनिट वॉल्यूम, Cl2 का 1 यूनिट वॉल्यूम, इसका 2 यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पर रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या है बोलो, 1:1:2। ठीक है भाई, तो ये जो अनुपात है ये है क्या, सिंपल होल नंबर रेशियो है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। और एग्जांपल अपन यहां देखें, पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लेता हूं सिंपल होल नंबर रेशियो। एक एग्जांपल और ले लूं मैं, N2 + O2 से 2NO, N2 का 1 यूनिट वॉल्यूम, O2 का 1 यूनिट वॉल्यूम, और NO का क्या बढ़ा रहे हैं 2 यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ 1 यूनिट है, यहाँ एक आयतन है, ये भी एक आयतन है, ये 2 आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशियो ऑफ वॉल्यूम है वो रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या है बताएं, 1:1:2। अब ये जो 1:1:2 है ये भी क्या है बताएं, सिंपल होल नंबर रेशियो है। क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है।
तो ये N2 और 2 मिलकर के NO बना रहे हैं। ये भी क्या है बताएं, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। ठीक है, और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो और एग्जाम्पल देखें यहाँ, जैसे सपोज N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है, 1 यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर 3 यूनिट वॉल्यूम और यहाँ पर 2 यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर जो रेशो ऑफ वॉल्यूम है वो क्या है बताएं, 1:3:2। क्या है ये भी एक सिंपल होल नंबर रेशो है। ये अपना हो गया आज का जो दूसरा नियम है, उसके एग्जाम्पल गैलुसाक का जो आयतन संबंधित नियम है उसका। ठीक है भाई, जो गैसीय वॉल्यूम का जो रूल है गैलुसाक का, वो हो गया। अगला नियम देखते हैं अपन, आज का थर्ड नियम। तो अपन आज का जो तीसरा जो अपना लो है वो है एवोगैड्रो लो, या जो एवोगैड्रो है उसकी हाइपोथेसिस क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है। ठीक है, तो एवोगैड्रो की परिकल्पना क्या है, देखो उसकी बात अपन करें तो एवोगैड्रो क्या कहता है भाई, कि अगर मान लीजिए मैं एक कोई रिएक्शन लिखता हूँ, एक कि H2 प्लस Cl2 से 2HCl। ठीक है भाई, तो यहाँ पर इस H2 का कितना है बताएं, 1 यूनिट वॉल्यूम है, इसका भी 1 यूनिट वॉल्यूम है और इसके 2 यूनिट वॉल्यूम है। ये एक रिएक्शन अपनी देख ली अपने। थोड़ी देर पहले गैलुसाक क्या कह रहा था, गैलुसाक कह रहा था कि ये जो आयतन है, वॉल्यूम है, ये सरल अनुपात होंगे, छोटी पूर्ण संख्याओं में होंगे, सिंपल होल नंबर रेशो होंगे, छोटी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होंगे। तो अब मैं क्या करूं यहां पर भाई, कि अगर मैं ये कहूं आपको कि 1 यूनिट, चलो मैं एक चीज बताऊं, मैं देखो यहां पर भी 1 यूनिट वॉल्यूम है, यहां पर भी 1 यूनिट वॉल्यूम है। तो एवोगैड्रो ये कह रहा है कि इसमें और इसमें, इन दोनों में वॉल्यूम सेम है। अगर इन दोनों का वॉल्यूम सेम है तो इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, यानी जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यहां हैं उतने ही मॉलिक्यूल यहां Cl2 के कंबाइन होंगे। ठीक है भाई, यानी अगर इसका 1 यूनिट वॉल्यूम है, इसका भी 1 यूनिट वॉल्यूम है, तो इसके और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। ये एवोगैड्रो का नियम है। टेम्परेचर और प्रेशर की सिमिलर कंडीशन होनी चाहिए। तो टेम्परेचर प्रेशर की अगर कंडीशन सिमिलर है तो ध्यान रखना, एक निश्चित वॉल्यूम में, एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है। यहाँ 1 यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ भी 1 यूनिट वॉल्यूम है, तो इसमें जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। वॉल्यूम अगर सेम है तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, अणुओं की संख्या भी समान होगी। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे यहां ये कहूं एक बात, कि यहां अगर मान लीजिए 1 यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां क्या लिखूं बताएं, n मॉलिक्यूल्स, यहां भी क्या लिखूं, n मॉलिक्यूल्स, और यहां 2 यूनिट है। 1 यूनिट में n मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 यूनिट में क्या हो जाएंगे, 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, और मैं अगर लिखूं मान लो कि n इक्वल 1 मॉलिक्यूल हो, तो n की जगह मैं 1 रख दूं तो यहां कितना हो जाएगा बताएं, n इक्वल 1 रख दूं तो यहां कितना हो जाएगा, 1 मॉलिक्यूल्स, इसका भी 1 मॉलिक्यूल्स, HCl का कितना बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल, क्लोरीन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर के HCl के 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये अपने पास हो गया एवोगैड्रो लॉ। अब इस एवोगैड्रो लॉ की एक चीज बताऊं आपको मैं,
ये जो अवोगाद्रो लॉ है, इस अवोगाद्रो लॉ का एप्लीकेशन क्या है कि आप मान लीजिए किसी का भी मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना था, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आप मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? एक मोलिक्यूल्स है, मतलब यहाँ मान लो 2 मोलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर यहाँ 2 मोलिक्यूल्स नए बना करके मेरे को एक ही मोलिक्यूल बनाना होता, तो एक मोलिक्यूल मेरे को अगर यहाँ बनाना होता तो क्या करता बताएं मैं? इसको मैं क्या कर लेता? आधा एटम कर लेता। इसको भी क्या कर लेता? आधा एटम कर लेता, आधा मोलिक्यूल सॉरी, हाफ मोलिक्यूल्स कर लेता। इसको भी हाफ मोलिक्यूल्स कर लेता, ठीक है। और क्या हो जाता? इसका एक मोलिक्यूल बन जाता। तो अब हाफ मोलिक्यूल्स का मतलब क्या हुआ? एक एटम, इसका भी एक एटम, और इसका क्या बना देंगे? एक मोलिक्यूल बना देंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक मोलिक्यूल में हाइड्रोजन का एक एटम होता है, क्लोरीन का एक एटम होता है। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोबारा एक एग्जांपल देखते हैं, देखें, दोबारा समझाता हूं बात को कि क्या बात हो गई यहां। N2 प्लस O2 से 2NO, यहां ये N2 एक यूनिट वॉल्यूम है, यहां भी ये एक यूनिट वॉल्यूम है, और यहां ये 2 यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। फिर मैं क्या कह रहा था कि एक यूनिट वॉल्यूम में यदि n मोलिक्यूल्स हुए तो n मोलिक्यूल्स हुए तो यहां क्या करूंगा बताओ मैं? n मोलिक्यूल, यहां पर भी n मोलिक्यूल, और यहां 2 यूनिट मोलिक्यूल्स है, तो यहां क्या आ जाएगा बताओ? 2 मोलिक्यूल। 2n मोलिक्यूल। अब मैं क्या कह रहा था? n बराबर 1 कर दो आप। n बराबर 1 करोगे तो यहां क्या आ जाएगा? एक अणु, एक अणु, और यहां पर भी एक, 2 अणु या 2 मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर मैं अगर 2 मॉलिक्यूल्स नए बना करके एक मॉलिक्यूल ही बनाना अगर मैं चाहूं इस नाइट्रिक ऑक्साइड का, तो इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को? आधा मॉलिक्यूल करना पड़ेगा, और इसको भी मेरे को आधा मॉलिक्यूल करना पड़ेगा, ठीक है भाई। और आधा मॉलिक्यूल्स का मतलब मैं एक एटम लिख दूं, इसमें भी आधा मॉलिक्यूल्स का मतलब एक एटम लिख दूं। तो एक एटम नाइट्रोजन का, एक एटम ऑक्सीजन का मिलकर के क्या बना रहे हैं बताओ? एक मोलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसका फार्मूला क्या होगा? नाइट्रोजन का एक एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का भी एक एटम, ये लो क्या बन जाएगा? एक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा किसका? नाइट्रिक ऑक्साइड का। तो ध्यान रखना, आप इस एवोगाद्रो हाइपोथेसिस से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते। तो मैंने नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इससे निकाल लिया है, ठीक है भाई। कैसे निकाला देखो, नाइट्रोजन का 1 यूनिट है, ऑक्सीजन का 1 यूनिट है, नाइट्रिक ऑक्साइड का 2 यूनिट है। अगर मान लीजिए 1 यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स हुए, n मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को शॉर्ट में MOL लिख रहा हूं भाई मैं, है ना। तो 1 यूनिट में n मॉलिक्यूल्स है, या भी 1 यूनिट है n मॉलिक्यूल, 1 यूनिट है n मॉलिक्यूल, 2 यूनिट है 2n मॉलिक्यूल। अब अगर मान लीजिए मैं n बराबर 1 कर दूं, तो यहाँ 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ भी 1 मॉलिक्यूल हो जाएगा, यहाँ 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, ठीक है। मैं 2 मॉलिक्यूल नए बना करके अगर 1 मॉलिक्यूल बनाना चाहूं तो ये भी सब आधे हो जाएंगे। और आधा मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का मतलब होता है 1 एटम, आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मतलब 1 एटम। तो 1 एटम नाइट्रोजन का, 1 एटम ऑक्सीजन का मिलकर के 1 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड का बना रहे हैं। तो 1 एटम नाइट्रोजन का मतलब N, 1 एटम ऑक्सीजन का मतलब O, तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। अब अगर मान लो यहां मैं एक एग्जांपल ये लेना चाहूं कि N2 प्लस 3H2 से 2NH3, ये अमोनिया बनाने के हेबर प्रक्रम है। इस अमोनिया बनाने के हेबर प्रक्रम में ये जो NH3 है,
अमोनिया। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी इसी के अनुसार अपन निकाल सकते हैं। यह इसका कितना है बताएं, 1 यूनिट वॉल्यूम है, इसका 3 यूनिट वॉल्यूम है, इसका 2 यूनिट वॉल्यूम है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग होंगे, इन दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलग होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है, इन दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है। वॉल्यूम सेम नहीं है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम नहीं होंगे, और अगर वॉल्यूम सेम होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि H2 प्लस Cl2 से अपन क्या बना रहे थे, 2HCl बना रहे थे। यहाँ इसका एक वॉल्यूम है, इसका भी एक वॉल्यूम है, इसका 1 यूनिट वॉल्यूम, इसका 1 यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। ये था आपके पास अवोगाद्रो की परिकल्पना, अवोगाद्रो का नियम। ठीक है भाई, कल अपन अगला जो इसका टॉपिक है वो कर लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार भाई।